तो नमस्ते दोस्तों। फर्स्ट एड में जीआई के 5 सेक्शन दे रखे हैं। हम एम्ब्रियो से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि पेज नंबर 364 से स्टार्ट होता है। ओके, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के 3 पार्ट्स हैं, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट। ये जो वायलेट कलर में है ये पूरा फोरगट होता है। डुओडेनम का जो इंसर्शन होता है पैंक्रियाटिक डक्ट और सीबीडी का, मतलब कि एक तरीके से एम्पुला ऑफ विटल तक का, वहाँ तक अपन फोरगट बोलते हैं। वहाँ से फिर डुओडेनम का कुछ पार्ट, फिर जेजुनम का कुछ पार्ट, फिर इलियम का और सीकम, असेंडिंग कॉलोन और प्रॉक्सिमल 2/3 ऑफ ट्रांसफर्स कॉलोन, इतना मिडगट में आता है। फिर बचा हुआ ट्रांसफर्स कॉलोन का और ये जो बचा हुआ पूरा पार्ट होगा वो हाइंडगट में आएगा। ओके, सो फोरगट कहाँ से कहाँ तक होगा? अपने ईसोफेगस टू डुओडेनम, और मिडगट कहाँ से होगा? लेटर डुओडेनम से, मतलब एग्जैक्टली कोई याद रखना जरूरी नहीं है, थोड़ा बीच बीच का याद रख सकते हैं। लेटर डुओडेनम टू ट्रांसवर्स कोलोन, और ये ट्रांसवर्स कोलोन से लेकर पेक्टिनेट लाइन ऑफ एनल कैनाल, यहाँ पे जो पेक्टिनेट लाइन होगी वहाँ तक अपना एंडोडर्मल ओरिजिन होता है और पेक्टिनेट लाइन के नीचे एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। इसीलिए आपने ये भी सुना होगा कि जो पेक्टिनेट लाइन होता है उसके नीचे पेन अपने को फील होता है, तो वो पेक्टिनेट लाइन तक अपना हाइंडगट हो जाएगा। अब इसमें एम्ब्रियोलॉजिकली एक दो चीज़ें हैं कि जो फोरगट है, फोरगट मतलब कि ये तो हो गया अपना फेरिंजियल पार्ट, ये हो गया अपना फोरगट। ये जो फोरगट है इसके अंदर 4th एंड 6th वीक पे, 4th to 6th वीक पे जो स्टमक है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। अब पॉइंट ये है, हम ये क्लॉकवाइज कैसे समझें? क्लॉकवाइज समझने के लिए सीधी सी बात है, आप खुद के पेट को ही नीचे की तरफ इमेजिन कर लो। तो उसका मतलब क्या हुआ? अगर मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ, ये मेरा जीआई ट्रैक्ट है, तो जो भी चीज़ इसके वेंट्रल में होगी, ये वेंट्रल हो गया, ये डोर्सल हो गया, जो भी वेंट्रल में होगी वो आ जाएगी अपने राइट साइड में, और जो भी डोर्सल में होगी वो आ जाएगी अपने लेफ्ट साइड में। इसी वजह से यहाँ पे अगर अपन देखेंगे वेंट्रल में कौन कौन से बड्स आते हैं, वेंट्रल में एक बड आता है इसका लीवर का, और पीछे अपने बड आता है स्प्लीन का। ओके, डोर्सल के अंदर। इस वजह से जो लीवर है वो बनेगा आगे की तरफ और वो इधर आ जाएगा, स्प्लीन जो है वो पीछे बनेगा और वो इधर आ जाएगा। अब इसके बाद में ये किस टाइम पे हो रहा है? 4th to 6th वीक अपने प्रोसेस हो पा रहा है। अब इसी के साथ में एक चीज़ और भी होती है कि जो लेफ्ट वेगस होगी, एक बात बताओ, अगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो जो लेफ्ट वेगस यहाँ पे होगी वो एंटीरियर पोजीशन में आ जाएगी, तो इस वजह से जो लेफ्ट वेगस होती है वो एंटीरियर हो जाती है, एंड जो राइट वेगस होगी वो पोस्टीरियर आ जाएगी, तो राइट वेगस पोस्टीरियर आ जाएगी। तो याद कितना सा रखना है? याद बस यही रखना है अपने को कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज फोरगट का रोटेशन होता है। ठीक, अब मिडगट जो है, मिडगट ये वाला पार्ट आता है अपने यहाँ से यहाँ तक। अब इसमें एक चीज़ दिख रही होगी, वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट से कनेक्टेड है। इसका जो है यहाँ से फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होता है, क्योंकि साफ दिख रहा है कि मिडगट एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पोर्शन लेके जा रहा है, तो इसको ग्रोथ के लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा। तो ये ग्रोथ के लिए पहले बेबी के बॉडी से आउट होगा, फिर वहाँ पे अपना थोड़ा डेवलपमेंट होगा, फिर रोटेट होके वापस अंदर आके बैठ जाएगा। तो ये जो फिजियोलॉजिकल हर्निएशन है ये किस पीरियड में होता है? ये 6th वीक पे स्टार्ट होता है
ठीक है, क्या चीज़? फिजियोलॉजिकल हर्निएशन, ठीक है, अम्बिलिकल रिंग के थ्रू, और 10th वीक पे ये रिटर्न कर जाते हैं। तो 6th वीक पे बाहर आए और 10th वीक पे वापस चले गए। ये हो गया अपना मिड गट। फिर आता है अपना हाइंड गट। हाइंड गट जो है वो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, ओके, ट्रांसवर्स कोलोन से पेक्टिनेट लाइन तक। इसका कोई खास रोटेशन वगैरह होता है नहीं, तो इसमें अपन फ्री है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या क्या हिसाब से बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़, जो भी लीवर से रिलेटेड जो भी लिगामेंट्स होंगे वो वेंट्रल मेजेंटरी में होते हैं, राइट में आ जाते हैं। जो भी स्प्लीन से रिलेटेड होंगे वो डोर्सल मेजेंटरी में होते हैं, वो इधर आ जाते हैं। फिर एक और चीज़, सिर्फ और सिर्फ फोरगट ऐसा है जिसके पास में वेंट्रल एंड डोर्सल मेजेंटरी दोनों होते हैं। बाकियों में मिडगट और हाइंडगट में आपको पता है सिर्फ एक डोर्सल मेजेंटरी होती है पीछे की तरफ। अब ये मेजेंटरी में होता क्या है? मेजेंटरी अपन सब जानते हैं कि इसके जीआई के पीछे आर्टा जा रहा है। यहाँ से जो भी इसको हाइंडगट को सप्लाई करता है इसको अपन बोल देते हैं इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। जो भी आर्टा से मिडगट को सप्लाई करता है इसको बोल देते हैं अपन एसएमए, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। और यहाँ से जो फोरगट को सप्लाई करेगा इसको बोल देंगे हम सीलियक ट्रंक। तो जो डोर्सल मेजेंट्री होगी वो पीछे से इन वेसल्स को कैरी करेंगी। तो जो ब्लड सप्लाई होती है वो मेजेंट्री के अंदर होती है। डोर्सल मेजेंट्री तो हमें साफ पता लग रहा है कि तीनों में होना ज़रूरी है। वेंट्रल मेजेंट्री जो है वो सिर्फ और सिर्फ फोरगट के पास में होगी। ये वेंट्रल मेजेंट्री से लीवर का बढ़ा रहा है जो कि आगे जा कर के राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत है तो सीधा सा बस इतना सा ध्यान रख सकते हैं, लीवर और वेंट्रल थोड़े थोड़े एक जैसे नहीं लग रहे? वेंट्रल, लीवर, तो जो भी लीवर से रिलेटेड जो भी लिगामेंट्स होंगे, फाल्सीफॉर्म लिगामेंट या फिर वो सारे, वो अपने वेंट्रल मेजेंट्री में होंगे। जो भी स्प्लीन से रिलेटेड होंगे तो स्प्लीन इज डोर्सल, ठीक है। वी वी इन में आ रहा है, एस एस इन में आ रहा है, तो स्प्लीन से रिलेटेड डोर्सल मेजेंट्री में। तो ये हो गया अपना मेजेंट्री से रिलेटेड। सॉरी। अब उसके बाद में हमारे पास में आता है वेंट्रल वॉल के डिफेक्ट्स। वेंट्रल वॉल के डिफेक्ट्स के अंदर ये जो है ये ओपन डिफेक्ट्स में इसको काउंट कर सकते हैं। ओपन, अब इसमें होता क्या है कि दो टाइप के हैं, गैस्ट्रोसिस एंड ओम्फेलोसील। ओके, अब अपने को सारा ऑलरेडी पता है, बस जो बेसिक्स हैं वो थोड़ा टचअप करना है। जो ओम्फेलोसील होगा उसको याद कैसे करना है। सील का मतलब ये होता है कि कुछ भी एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर है जिसकी कवरिंग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो सील का मतलब ही है उस पर कवरिंग है, तो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सील में ये है। गैस्ट्रोसिस का मतलब हो गया ये एक ओपन डिफेक्ट है। तो जो वेंट्रल वॉल थी, मान लो ये वेंट्रल वॉल है, ये बेबी की अपने डोर्सल वॉल है। वेंट्रल वॉल में यहाँ पे कुछ डिफेक्ट हो रहा है, जिधर से नॉर्मली मिडगट बाहर निकल रहा था वो वहीं पे कुछ ना कुछ डिफेक्ट हो जा रहा है। ओके, उसके आसपास ही। तो वो ये दो डिफेक्ट्स हैं, एक के ऊपर कवरिंग है, एक के ऊपर नहीं है, वो ओपन पड़ा है, सीधा सा। अब इसमें एक चीज़ और, सील से नहीं याद रखना चाहो तो आप सीधा इससे भी याद रख सकते हो। ये जो ओ है, ओ क्या बताता है? ऐसा कुछ कवरिंग सा नहीं बता रहा कि भाई जो भी अपने पास में इंटेस्टाइन्स बाहर आ रखी उनके बाहर एक कवरिंग है। ओ से ओम्फेलोसील और ओ से ही उसकी कवरिंग हो गई। फिर ओ एक और चीज़ भी बताता है। ओ क्या बताता है कि ओ और यू वॉवल्स स्टिक टुगेदर। एक आपने ट्रिक के बारे में सुना होगा कि वॉवल्स स्टिक टुगेदर, तो उसमें भी यही हो रहा है। ओ भी एक वावल है और यू भी एक वावल है।
तो जो ओम्फेलोसील है वो हमेशा अम्बिलिकल ओरिजिन से निकलता है, अम्बिलिकस से वो निकलेगा, जबकि जो गैस्ट्रोस्चीसिस है वो वावल नहीं है। और जो पैरा अम्बिलिकल वर्ड है उसमें भी वावल नहीं है, दोनों कॉन्सोनेंट्स है, पी और जी साथ में जाएंगे। तो पैरा अम्बिलिकल होता है गैस्ट्रोस्चीसिस और ओम्फेलोसील होगा अम्बिलिकल। ओम्फेलोसील जो है उस पर कवरिंग होगी, गैस्ट्रोस्चीसिस जो है वो ओपन होगा। ओके, या फिर एक और जो फर्स्ट एड में ट्रिक दे रखी है गैस्ट्रोस्चीसिस में, ये जो जी है इट स्टैंड्स फॉर गट कम आउट ऑफ गैप। तो गैप से गट बाहर आ जाए वो गैस्ट्रोस्चीसिस हो गया। अब एक और चीज़ कि इसमें क्या हुआ है कि बस एक वॉल में डिफेक्ट है, आपको लग रहा होगा कि एक मेजर इशू हो सकता है, ठीक है, और ये माइनर होना चाहिए क्योंकि कवरिंग है। बात यह है कि एसोसिएशंस कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक गैप आता है, गैप आता है, कोई भी एसोसिएटेड अबनॉर्मलिटी नहीं होती, नॉट एसोसिएटेड विथ अदर अबनॉर्मलिटीज़, इस वजह से इसका गुड प्रोग्नोसिस होगा। दिख रहा है कुछ कुछ बहुत ऐसे मस्त साक, गैस्ट्रोस्चीसिस, गट में गैप, गट का गैप से बाहर आ जाना, गुड प्रोग्नोसिस, जी 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 सारे एक साथ आ रहे हैं। पी कॉन्सोनेंट है, जी कॉन्सोनेंट है, तो पैराम्बिलिकल गैस्ट्रोस्चीसिस हो गया। ओके, तो गुड प्रोग्नोसिस इसमें होगा। या उल्टा पूछ ले कि इनमें से कौन सा अदर अबनॉर्मलिटीज़ के साथ में एसोसिएटेड नहीं है, तो जो गुड प्रोग्नोसिस वाला है वो एसोसिएटेड नहीं होगा। ये जो है ये अनोमलीज़ के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं एनोमलीज़ के अंदर, एनोमलीज़ के अंदर अपन ओ से ओम्फेलोसील, ओ से ओनोमेलीज़, बहुत ही फर्जी सी ट्रिक लगी मेरे को फर्स्ट एड की, लेकिन ठीक है चला लेंगे काम। एनोमलीज़ में क्या क्या हो सकता है, ट्राइजोमी 13 एंड 18, ओके, एडवर्ड एंड पटाउ सिंड्रोम, फिर बेक्विथ वीडमैन सिंड्रोम, और जो भी अदर अबनॉर्मलिटीज़ है न्यूरल ट्यूब की, जेनाइटो यूरिनरी और कार्डियक डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड हो सकता है। ओके, अब इसमें और क्या क्या चीज़ें हो सकती है। जब आप सिमिलर सी एक चीज़ पढ़ोगे, ये तो अपन ने जीआई की बात कर ली, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आप पढ़ोगे, उसमें भी नॉर्मली क्या होता है, एक कवरिंग होती है, ठीक है, जो कि इसमें है। कुछ कुछ ओपन डिफेक्ट्स भी होते हैं, वो इसकी तरह हो जाएंगे। जब अपन जेनाइटो यूरिनरी पढ़ते हैं तो भी ऐसी एक चीज़ देखने को मिलती है अपने को, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैडर एक्स्ट्रोफी। तो ये सारी बीमारियों में कहीं ना कहीं इसमें कॉमन सी चीज़ें आ जाती है सारे सिस्टम्स के अंदर। फिर नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो होगा कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया। कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया, अब ये सीधी सी बात है कि ओम्फेलोसील में तो क्या है कि पूरी इंटेस्टाइन्स बाहर आ जाती है एकदम, ये से बहुत एक पतली सी कवरिंग होगी, इसमें प्रॉपर डिफेक्ट है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, ये भी तो हर्निया जैसा ही है। ये एक हर्निया में इसमें क्या होगा कि जो वेंट्रल वॉल है, अम्बिलिकस है, अम्बिलिकस जब क्लोज होता है ना बर्थ के बाद में, जब अपन अम्बिलिकल कॉर्ड कट कर देते हैं तो वहाँ पे स्कार बन जाता है, वो अपना एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना लेता है। अगर वहाँ पे वीकनेस रह गई तो थोड़ा सा लेटर इन लाइफ वो ऐसे हर्निया के साथ में प्रेजेंट कर जाएगा। क्या वो ओम्फेलोसील है? नहीं, ओम्फेलोसील के अंदर पूरे इंटेस्टाइन्स बाहर आ रखे होते हैं अच्छे खासे, तो इसमें उसमें काफ़ी डिफरेंट है वही वही जो मिडगट का फिजियोलॉजिकल हर्निएशन हुआ था वही इसमें हो रहा है, वही इसमें हो रहा है, इसमें थोड़ा सा वो अंतर है। ये हमेशा बाहर रहेगा, लेकिन ये हर्निया बोलेंगे तो हर्निया के कैरेक्टरिस्टिक्स इसको दिखाने ज़रूरी है ना। जैसे कि हर्निया के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, अम्बिलिकल अपने एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज़ होने पे, एब्डोमिनल प्रेशर के इंक्रीज़ होने पे हर्निएट होना, वो इसमें दिखेगा। वो
प्रेशर कैसे इंक्रीज़ होगा? क्राई करने पे बच्चा रोएगा, उससे ये हर्निया जो है वो प्रोट्रूड करेगा। वो होता है अपन अडल्ट्स के अंदर कफ इम्पल्स टेस्ट देखते हैं, तो कफ इम्पल्स इसमें ना आकर के इसमें क्राइंग पे अपने को पता लगेगा, सीधी सी बात हुआ है। फिर अब ये एसोसिएटेड हो सकता है अदर डिफेक्ट्स के साथ में, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। देख रहे हो कि ट्राइजोमी 13 और 18 ओम्फेलोसील के साथ एसोसिएटेड है, लेकिन जो ट्राइजोमी 21 है वो अम्बिलिकल हर्निया के साथ एसोसिएटेड है। साथ में जो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म होता है। और इसमें क्या है कि जो स्मॉलर डिफेक्ट्स होंगे वो स्पॉन्टेनियसली क्लोज भी कर जाते हैं। नेक्स्ट अपने पास में चीज़ आती है जो कि है ट्रेकियो इसोफेजियल एनोमलीज। जो ट्रेकियो इसोफेजियल एनोमलीज है, अब इनको कभी भी अपन पढ़ेंगे तो अकेले नहीं पढ़ेंगे। हमेशा क्या होता है कि जो इसोफेजियल एट्रेशिया है वो ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला के साथ में एसोसिएटेड पढ़ते हैं, तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें अपनी क्लियर रहेंगी। ओके, इसमें होता क्या है कि ये ट्रेकिया है और ये अपना इसोफेगस जा रहा है। तो ये जो इसोफेगस का डेवलपमेंट हो रहा है, इसमें कभी इशू हो जाए, जैसे कि फर्स्ट जो टाइप होगा उसमें ओनली इसोफेजियल एट्रेशिया हो, जो लास्ट टाइप होगा उसमें ओनली फिस्टुला होगा। मतलब कि ओनली इसोफेजियल एट्रेशिया के अंदर, एट्रेशिया का मतलब होता है बनना नहीं, कैविटी का नहीं बन पाना। तो इसमें क्या होगा, ट्रेकिया तो बढ़िया बन जाएगा अपना, और जो इसोफेगस है वो अपना नहीं बन पाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इस फिस्टुला के अंदर क्या होगा, जो टाइप 5 है, ये टाइप 1 हो गया, ये टाइप 5 हो गया। इसके अंदर यहाँ पे एक फिस्टुला बन जा रहा है, प्रॉपर कनेक्शन बन जा रहा है। तो जो टाइप 5 है वो कुछ ना कुछ एक एच जैसा दिख रहा है, तो इसको एच टाइप भी बोल देते हैं अपन, ठीक है। इसमें अपने को साफ साफ पता है कि कंटेंट्स की मिक्सिंग नहीं होगी, लेकिन बच्चा कुछ भी खा नहीं पाएगा। अब इसके जो बीच के टाइप्स होते हैं उसके अंदर सॉरी, एक इसका जो मोस्ट कॉमन टाइप है उसमें क्या होता है, प्रॉक्सिमल एट्रेशिया विथ डिस्टल फिस्टुला, वो मोस्ट कॉमन है। 85% के अंदर अपने को वही देखने को मिलेगा। जैसे कि प्रॉक्सिमल एट्रेशिया में इसोफेगस यहाँ पे बंद हो गया, और जो डिस्टल इसोफेगस है उसने फिस्टुला बना रखा है ट्रेकिया के साथ में। ये एक्चुअल में होता है टाइप सी से कॉमन, तो जो टाइप सी है वो इसमें हो गया। टाइप ए जो है वो एट्रेशिया में चला गया पूरा का पूरा ही। टाइप 5 जो है वो टाइप एच हो गया। ओके, और इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे अपन, फेलियर टू पास नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब। अगर अपन इसोफेगस से ट्यूब डाली तो ट्यूब जो है वो यहीं पे कॉइल कर जाएगी, नीचे जा नहीं पाएगी। ओके, एक ये हो सकता है। फिर एक और चीज़, ये जो टाइप ए है, एक्सरे में टाइप ए में क्या दिखेगा, अगर ओनली इसोफेजियल एट्रेशिया है तो अपने को जो साइन दिखेगा वो होगा गैसलेस एब्डोमेन। क्योंकि बच्चे में गैस जाएगा कहाँ से, ना इसके साथ में कोई कनेक्शन है ना आउटर बॉडी के साथ कनेक्शन है, तो इस वजह से टाइप ए के अंदर गैसलेस एब्डोमेन दिखता है।
ओके, उसके बाद में नेक्स्ट आता है इंटेस्टाइनल एट्रीशियास। TF अपन ने देख लिया, इसोफेजियल एट्रीशिया देख लिया। अब जो नीचे के डुओडिनल और वो है वो अपन देखेंगे। इंटेस्टाइनल एट्रीशियास की अगर बात करें तो ये जो होते हैं, क्योंकि लोअर डिफेक्ट है, GI ट्रैक्ट में थोड़ा नीचे हो रहा है ये डिफेक्ट, इसलिए इनमें बिलियस वॉमिटिंग मिलती है, ठीक है। और जो डिस्टेंशन होगा वो तो होगा ही, और एकदम कैविटी बन ही नहीं पाई, इसलिए जनरली 1 to 2 days ऑफ लाइफ में ही वो प्रेजेंट कर जाएंगे। इसमें एक और जो दो मोस्ट कॉमन अपन देखेंगे वो है, एक तो हो गया डुओडिनल एट्रीशिया, D से डुओडिनल, D से डाउन सिंड्रोम, और D से ही डबल बबल साइन। ओके, D से डाउन सिंड्रोम, D से डबल बबल साइन और D से ही डुओडिनल एट्रीशिया। और फिर आते हैं अपने जेजुनल एंड इलियल एट्रीशियास। इनके अंदर अपने को क्या है कि जो SMA है, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, इसके डिसरप्शन के कारण ये एट्रीशियास होते हैं। ये सीधी सी बात होगी ना, अगर मान लो कि SMA सप्लाई नहीं करेगा तो मिडगट जो है वो फॉर्म कैसे होगा? डेवलपमेंट के लिए ब्लड सप्लाई तो चाहिए। तो इसमें जो है अपने जेजुनल और इलियल एट्रीशियास में SMA का इम्पोर्टेंट रोल होगा। तो जो जेजुनल और इलियल एट्रीशियास है वो इश्चेमिक कॉज को फॉलो करते हैं। और इनमें क्या मिलेगा अपने को? उसमें डबल बबल साइन मिल गया, इसमें मिल जाएगा ट्रिपल बबल साइन। और ये साइन किस पे मिलता है? एक्सरे पे। और जब एक चीज़ देख रहे हैं अपन कि यार जो SMA है उसके कारण ये एट्रीशिया हो रहा है, इश्चीमिया के कारण हो रहा है, तो एक चीज़ याद आती है, जो अगर अपन टोबैको कंज्यूम करेंगे वो भी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन ही करते हैं, तो वो भी कॉज कर सकते हैं, सीधी सी बात है। एक और चीज़, कोकेन बहुत ही पोटेंट वेजो कंस्ट्रिक्टर होगा, तो भाई वो भी कॉज कर ही देगा, ठीक है। और किस किस के साथ में एसोसिएटेड होगा? अपने दे रखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस और गैस्ट्रोस्टिसिस के साथ में, है ना। तो ठीक है, इतना ही बेसिक सा होगा मेन तो। फिर मेरा बहुत ही खास दोस्त आ जाता है जिसको बोलते हैं हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस। हाइपरट्रोफिक मतलब ग्रोथ ज़्यादा हो गई। पाइलोरस का क्या मतलब होता है? ये जो अपना स्टमक का डिस्टल पार्ट है, इसको पाइलोरस बोलेंगे, ठीक है। तो इस पार्ट में हाइपरट्रोफी हो गई, किसकी? मसल्स की। कौन सी होती है? सर्कुलर मसल्स की। उनकी अगर हाइपरट्रोफी हो जाएगी तो यहाँ पे स्टीनोसिस हो जाएगा। स्टीनोसिस का मतलब क्या होगा? कि ओपनिंग का क्लोज हो जाना। तो हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, ठीक बात है। ये अपने क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज होगा गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन का इन्फेंट्स के अंदर। अडल्ट्स के अंदर तो क्या होता है यार, इन अडल्ट्स के अंदर तो अपने वो कैंसर वगैरह हो सकता है। इसमें और क्या होता है? देखो, एम जो है ना, एम वर्ड इसके अंदर इम्पोर्टेंट आता है। एम वर्ड का मतलब एक मास अपने को फील होगा। मास कैसा? ओलिव शेप्ड होगा, पाल्पेबल मास,
बच्चे में जब अपन देखेंगे तो ऑलिव शेप का पाल्पेबल मास होता है। किस जगह पे? एपिगेस्ट्रिक रीजन में। दूसरा, मेल चाइल्ड, मेल फर्स्ट बोर्न, आदमी होगा तो वैसे ही पेट खराब ही रहता है। और मैक्रोलाइड एक्सपोजर, मैक्रोलाइड यार वैसे तो सेफ बोलेंगे ना प्रेगनेंसी में, लेकिन मतलब इतना टेट्रासाइक्लिन जितना वो नुकसान करती नहीं है, लेकिन ठीक है, ये डिफेक्ट कर रही है तो कर रही है, ठीक है। और एक और चीज़ जो अपन ने सबने पढ़ रखी है, ये 4 वीक्स के अराउंड प्रेजेंट करता है। किसके साथ में? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब एकदम ऐसे फाड़ के, अगर ये मान लो बच्चा है तो ऐसे दूर तक उसका प्रोजेक्शन जाएगा, 1 मीटर से भी ज़्यादा उसका वॉमिट जो है वो फेंका जा सकता है। प्रोजेक्टाइल एंड नॉन बिलियस। बाइल कहाँ पे आएगा? बाइल आता है डुओडेनम में, बाइल यहाँ पे आता है, जबकि कंटेंट तो यहीं पे इकट्ठा होकर बाहर एक्सपेल हो गया। तो नॉन बिलियस वॉमिटिंग, ठीक बात है। उसमें एक चीज़ दिख रही होगी कि पेट में होता क्या है भाई? HC और L, मतलब सॉरी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl होता है अपने पास में। H और Cl बॉडी में कंटिन्यूसली यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, और वो सिक्रीट होने के कारण सिक्रीट होते ही बॉडी से बाहर फेंक दिया जा रहा है। तो बॉडी में इन 2 चीज़ों की तो कमी हो ही जाएगी। तो H की कमी होना, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल देंगे एसिडोसिस। कौन सा एसिडोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस, सॉरी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। Cl की कमी होना, उसको बोल देंगे अपन हाइपोक्लोरीमिक। और होता क्या है कि ये सारा कम हो रहा है, सारा सौदा, तो H+ को अपन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे किडनीज़ के अंदर भाई, अगर मान लो यहाँ से बाहर फेंक दिया जा रहा है तो अपने पास में जो 2 किडनीज़ पड़ी है, वो किडनीज़ उसको रेगुलेट करने की कोशिश करेगी। तो जनरली पैटर्न ऐसा रहेगा कि बॉडी से यहाँ से H भी फेंक दिया जा रहा है और Cl भी फेंक दिया जा रहा है। तो बॉडी क्या अब यहाँ पे H को प्रिजर्व करने की कोशिश करना चाहेगी, लेकिन HCl और पोटेशियम और सोडियम, तो H+, K+, Na+। मेरे को एक चीज़ बताओ कि इन तीनों में से बॉडी के लिए सबसे खास चीज़ कौन सी है? सबसे खास चीज़ इनमें से होती है भाई इसका सोडियम। तो क्योंकि यहाँ से इम्बैलेंस हो रहा है, इस इम्बैलेंस में क्या होता है कि भाई HCl है, साथ में थोड़ा बहुत सोडियम भी जाने की कोशिश करेगा, सोडियम की भी कमी होगी। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो रहा है और सोडियम को उसको प्रिजर्व करना है, तो सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने के चक्कर में बॉडी जो है ये H+ और K+ को और ज़्यादा निकालने लग जाती है। तो H+ के साथ तो बहुत बड़ा धोखा हो गया। H+ मुंह से भी निकल रहा है और यूरिन से भी निकल रहा है। तो यहाँ पे एक इशू बन जाता है। बस इस डायग्राम को याद रखना है कि मुंह से H और Cl निकल जा रहा है, यहाँ पे अपने पास में 3 कैटायन थे, उसमें से इसको तो नहीं ही निकाल सकते, ये तो मोस्ट क्रूशियल है, तो इसलिए अपन इन 2 को बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो एक चीज़ ये हो रही है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस तो इसके कारण हो गया, हाइपोक्लोरीमिक हो गया। अब ये जो पोटेशियम बाहर निकला है, इस पोटेशियम को बाहर निकलने को अपन क्या बोलेंगे? बॉडी में कमी हो जाएगी तो हाइपोकैलिमिक। और H+ भी निकल गया, क्यों? क्योंकि सोडियम को बचाना था। H+ भी निकल गया, इसको बोलेंगे एसिड यूरिया। लेकिन ऑलरेडी एसिड की कमी है और फिर भी अपन एसिड निकाले जा रहे हैं, तो इसलिए उसको बोल देते हैं पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। ठीक बात है। तो ये 4 शब्द आपने इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सुने होंगे। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस जो इसके कारण हो रहा है, हाइपोक्लोरीमिया, हाइपोकैलीमिया और पैराडॉक्सिकल एसिड यूरिया। सारा सौदा किसके चक्कर में हो रहा है कि भाई साहब इसको नहीं निकालना है, बाकी जो मर्जी है निकाल दो। सारा H+ निकालो, Cl- निकालो, H+ यहाँ से भी निकालो, पोटेशियम निकालो, सोडियम नहीं निकलना चाहिए। बस इसको बचाने के चक्कर में ये सारा का सारा
नौटंकी हो रहा है। अब इसका थोड़ा बहुत जो अपने क्वेश्चंस पूछते हैं उस पर देख लेते हैं कि जब अपन यूएसजी करेंगे तो यूएसजी पे 4 mm और 4 का स्क्वायर मतलब कि 16 mm की इसकी कट ऑफ्स होती है लेंथ और विड्थ की, कि भाई यहाँ से यहाँ तक, और ये जो इसकी थिकनेस है इसकी जो कट ऑफ्स होती है 4 और 16 की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 वीक्स आ रहा था, यूएसजी में 4 mm और 16 mm की कट ऑफ्स आ रही है, तो याद रखना कोई खास मुश्किल होगा नहीं। ठीक है, तो एक तो एम वर्ड याद रख लो और एक 4 याद रख लो। इसको एक्चुअली बोलते भी ऐसे ही है, कंजेनाइटल हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस, तो 4 लेटर का वर्ड है, वैसे देख सकते हो भाई। फिर उसके बाद में इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट आता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में इसको बोल देते हैं रैमस्टेड्स पाइलोरोमायोटोमी। फिर भाई अगला टॉपिक जो है अपने पास में वो है पैंक्रियाजोस्प्लीन के बारे में। पैंक्रियाज जो है वो अपने वेंट्रल पार्ट से निकलेंगे। ठीक है, वेंट्रल जो पैंक्रियाटिक बड होगा वो देगा अपना अनसीनेट प्रोसेस, और जो पैंक्रियाज का डोर्सल बड होता है वो वेंट्रल के साथ मिलके कंट्रीब्यूट करता है अपने मेन पैंक्रियाटिक डक्ट को और पैंक्रियाटिक हेड को। तो इसमें फिर से वही बात आ गई, वावल्स स्टिक टुगेदर। तो वेंट्रल जो है वो अनसीनेट प्रोसेस कर देगा, बाकी का जो है वो दोनों से मिलके बन जाएगा। ठीक बात है, तो इसका अलग से याद रखना होता है अपने को। दोस्तों बीच बीच में थोड़ी सी मैं अपना भी ध्यान दे रहा हूँ, तो उस पर बुरा मत मानना बस। अब इसकी 2 बीमारियां होती है, एक होता है एन्युलर पैंक्रियाज। इसमें क्या होता है, एन्युलर का मतलब क्या होगा, एन्युलर का मतलब होगा गोल गोल घूम गया भाई। जो फोरगेट के एक इधर से बड निकल रहा है, एक इधर से बड निकल रहा है, ये वेंट्रल बड हो गया आगे वाला, पीछे वाला हो गया डोर्सल बड। अब मान लो ये गोल गोल घूम के इसको जाना था पीछे और फिर इसके साथ जुड़ जाना था और एक बड़ा सारा ये पैंक्रियाज बनाना था। मान लो ये पीछे जाते जाते पूरा चारों ओर चक्कर मार लिया इसने, 7 फेरे ले लिए इसके साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा एन्युलर पैंक्रियाज। ठीक है, तो जब दोनों बड्स मिलके एक रिंग टाइप पैंक्रियाज बना ले तो वो एन्युलर पैंक्रियाज हो जाता है। इसमें नुकसान क्या हो सकता है भाई, डुओडिनम के पास में ये पूरा सौदा चल रहा है ना, ये अपना डुओडिनम है, डुओडिनम के पास में ये सारा सौदा चल रहा है, तो डुओडिनम में अपने ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकता है, नैरोइंग कॉज कर सकता है। ठीक है, तो डुओडिनम में एक तो नैरोइंग कर देगा, वोमिटिंग होगी भाई, जब खाना आगे जाएगा नहीं तो फिर बाहर आएगा, सीधी सी बात है। इसकी बहुत ही खास बात, एसोसिएटेड विथ डाउन सिंड्रोम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है अपना पैंक्रियाज डिवीजन। पैंक्रियाज के जो 2 अलग अलग बड्स निकल रहे थे अपने, क्या कहते हैं इनको, डोर्सल और वेंट्रल, ये जाके फ्यूज़ ना हो पाए। ठीक है, इनका फ्यूजन कब होता है, याद रखना है, सीधी सी बात है। जो एफ है फ्यूजन का वो 7 जैसा दिख रहा है, तो जो फ्यूजन होगा वो एट 7 वीक्स होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं हो पाए तो 2 अलग अलग पैंक्रियाज अपने को मिलते हैं। इससे कोई नुकसान हो सकता है क्या, ठीक है ना, कहाँ दिक्कत है
ये अपना डुओडेनम रहा, एक डक्ट इधर से आ जाएगी, एक डक्ट अपने इधर से आ जाएगी, जाके अपना सीक्रेशंस इसमें खाली कर देंगे। ज़्यादा क्या इशू आ सकता है इसमें? तो सीधी सी बात है, अगर चारों ओर से ढक देगा तो रिंग बना करके उसको कंस्ट्रिक्ट कर देगा, इसमें इतना इशू नहीं आएगा। तो ये मोस्टली क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक रहेगा इसमें, और काफ़ी कॉमन भी है। ठीक बात है। फिर अगर मान लो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ रहे तो आगे जा कर के ये पेन वेन कॉज कर सकता है या पेंक्रियाटाइटिस कॉज कर सकता है। वो तो दोनों में ही हो सकता है, कोई खास नहीं है। डिवीज़न का जो है पेंक्रियाटाइटिस के साथ में ज़्यादा एसोसिएशन होता है। ठीक है। फिर एक छोटा सा पॉइंट ये दे रखा है कि जो स्प्लीन होता है उसका ओरिजिन कहाँ से होता है। स्प्लीन का अपन ने पहले ही बात कर ली थी कि स्प्लीन में भी ऐसा आता है और डोर्सल में भी ऐसा आता है। तो फोरगट की जो डोर्सल मीजेंट्री है उसके अंदर स्प्लीन डेवलप होता है। वेंट्रल से अपना लीवर डेवलप हो रहा था, तो वो सारा अपन ने देख लिया। तो दो चार चीज़ें अगर मैं देखूँ, डाउन सिंड्रोम मेरे को बताओ, रिवीजन के तौर पे देखें, डाउन सिंड्रोम के साथ में क्या क्या चीज़ें एसोसिएटेड है। एक तो अपन ने देख लिया एन्युलर पेंक्रियाज, जो भी देखा है। दूसरा, डाउन सिंड्रोम के साथ में अपना डुओडेनल एटरेसिया। ठीक बात है। और तो मेरे को कुछ खास लगता नहीं है अपन ने कोई एसोसिएटेड। अरे हाँ, कंजेनाइटल हर्निया, कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया, ये तीनों चीज़ें डाउन सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड है, जो कि डुओडेनल एटरेसिया काफ़ी अपन अच्छे से जानते हैं, डी से डी वो मैच करते हैं। लेकिन एन्युलर पेंक्रियाज और कंजेनाइटल अम्बिलिकल हर्निया अपने छूट जाता है थोड़ा थोड़ा सा। ठीक बात है। फिर अपन ने इस पूरे पार्ट के अंदर वीक्स कौन कौन से पढ़े हैं अभी तक। सबसे पहले तो 4th to 6th वीक पे फोरगट का रोटेशन हो रहा था। कैसा हो रहा था? वही क्लॉकवाइज हो रहा था। जो मिडगट का हर्निएशन था वो 6th to 10th वीक था, वो मिडगट का हर्निएशन हो रहा था और फिर वो वापस आ जा रहा था। 6th पे बाहर जा रहा था, 10th पे वापस आ जा रहा था। उसके बाद में अगर मैं देखूँ वीक्स, तो भाई कोई ख़ास है नहीं। CHPS तो पोस्ट नेटल है, पैदा होने के 4 हफ्ते बाद में वो प्रेजेंट करता है, तो वो इसका मतलब नहीं है। तो इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें, इंट्रायूटेराइन लाइफ में अपन ने एक और चीज़ पढ़ी कि जो 7th वीक है उस पर फ्यूजन होता है पेंक्रियाटिक डक्ट्स का। ठीक है, ये अपन देख सकते हैं, जिसको अपन ने F47 को एक साथ ट्रिक में देखा था। तो ये अपना बेसिक जो फैक्चुअल चीज़ है उसकी समरी हो गई। ठीक है भाई, आगे मिलते हैं अपन एनाटॉमी के अंदर। धन्यवाद।